ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनका वार्म वेलकम किया गया। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उनको वार्म वेलकम किया। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई और फिर JF-17 तैयारी ने फ्लाई पास भी किया। इस मौके में आपको बता दें कि ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ही पाकिस्तान आए हैं। वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी में और बतौर सालिस पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए जो किरदार अदा किया है वो उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की काविशों को सराहने के लिए वो आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस मौके पर उनकी अहम मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। ईरानी सदर एक रोज़ा दौरे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तानी दीगर आला तरीन शख्सियात से भी मुलाकातें होंगी। ज़रार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। ज़रार खोड़ो साहब, बताइएगा, उनका यहाँ पर आना तो खुश आइंद है ही है, साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरह ख़िते में अमन के लिए काविशें की हैं, आप जिस तरह पाकिस्तान के खलीजी ममालिक और ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि चंद ममालिक में से पाकिस्तान भी शामिल है उन ममालिक में जिसके US और ईरान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को ईरान और इन खलीजी ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहिए और क्या इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान कर सके? बिल्कुल बिल्कुल 100% करना चाहिए और 100% हम कर भी सकते हैं। अगेन पहले मैं बात कर रहा था ईरान और अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और जो अक्सरियत है खलीजी रियासतों की, उनके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। मासिवा थोड़ा सा मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ आपको पता है कि कुछ हल्की फुल्की हमारी कशीदगी रही है, लेकिन वो भी हमने नहीं शुरू की थी। वो उनकी तरफ से उनके कुछ खदशात थे, जो मेरा ख्याल है कि अब उनको भी चाहिए कि जो नई एक रियलिटी हमारे सामने उभर गई रही नहीं है, उभर गई है। एक पूरा जो ये खित्ता है, पूरा जो मशरक़ वस्ता है, वो एक तरह से रीऑर्डर और रीऑर्गेनाइज हो गया है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अगर ईरान और जो खलीजी रियासतें हैं और बल्कि जो तमाम अरब रियासतें हैं मिडिल ईस्ट में, अगर वो पाकिस्तान की सर्विसेज को यहाँ पर अवेल करना चाहें तो हमें इस काम के लिए तैयार होना चाहिए यकीनन, क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ मेरा ख्याल है कि तमाम खलीजी रियासतों में अगर आप देखें तो हमारे सबसे करीबी ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ हैं। उनके साथ हमारी एक डिफेंस पैक्ट भी है और मेरा ख्याल है कि अंदर खानी बिहाइंड द सीन, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं जो हमें बताई नहीं जाती और शायद ये एक तरह से बेहतर भी है। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स वी हैव डन दैट जी। मेरा ख्याल है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में अगर आप देखें तो कोई एज सच तबादला नहीं हुआ। जिस तरह के ईरान ने सबसे ज्यादा तो हमले किए इजराइल के ऊपर, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और स्पेशली अगर आप लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द वॉर को देखें तो सऊदी अरब पर बहुत कम हमले हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि एक तो इसमें चीन का भी किरदार आता है, सऊदी अरब का अपना भी किरदार आता है, क्योंकि उन्होंने काफी मतलब अगर आप पिछले साल 2 साल को देखें तो उन्होंने भी काफी आउटरीच की थी ईरान की तरफ और ईरान ने भी आउटरीच की थी, कई मुलाकातें भी हुई थी और काफी आला सतह के जो अफसरान हैं और जो हुकूमती एहलकार हैं वो आमने सामने बैठे थे। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक बिल्कुल अब ये थोड़ी सी मैं मान रहा हूं कि मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे ख्याली पुलाव एक पका रहा हूं, लेकिन बेयर विद मी। सऊदी के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट है। हमने देखा है कि तुर्की के साथ भी हमारी इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक और बिलखसूस मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत है, क्योंकि तुर्की भी एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रीजनल पावर है, राइट? बिल्कुल। तो अगर अब हम एक ये सिनेरियो देखें, और मैं मानता हूं कि इस वक्त शायद ये चीज नामुमकिन लग रही हो, लेकिन फिर मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि 27 फरवरी को कौन ये कह सकता था कि पाकिस्तान ना सिर्फ यही कि पाकिस्तान मसालिहत कार का किरदार अदा करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था ना जी। तो अक्सर कहा जाता है कि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। सिर्फ एक ही चीज है जिस जो आप कह सकते हैं कि हमेशा होने, और वो है तब्दीली। चीजें तब्दील हो रही होती हैं। कौन कह सकता था कि ईरान एक सुपर पावर का मुकाबला करेगी और इजराइल का मुकाबला करेगी और तबाह बर्बाद नहीं हो जाएंगे? तो ये तो ईरान की जीत हुई, राइट? तो अगर हम थोड़ा सा एक सिनेरियो प्रोजेक्ट करें गोइंग इनटू द फ्यूचर,
कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी और तुर्की के बीच में एक रीजनल कोऑपरेशन की डील हो। अब इसमें जाहिर है कि ईरान को भी अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, हमें भी करना होगा, सऊदी को करना होगा और तुर्की को भी करना होगा। लेकिन हमने देखा है कि जो मंसूबा था ग्रेटर इजराइल का, इजराइल तो एक जंगली कुत्ते की तरह है इस खित्ते में ना, वो सबको काटने के लिए दौड़ा होता है। कतर की दारुल हुकूमत पर बमबारी की, लेबनान की जमीन पर काबिज हैं, शाम की जमीन पर काबिज हैं, उनकी कोई वो तो खुल के कहते हैं ना कि हम आपकी सारी जमीन हमारी ही है। तो जब इस तरह का एक दुश्मन हो, वाज़ेह दुश्मन हो इस खित्ते में, तो फिर जो बाकी ममालिक हैं उन पर लाजिम होता है कि आप अपनी तैयारियां भी करें, आप अपने दिफा का बंदोबस्त भी करें, और कोई इस खित्ते का मुल्क ये काम अकेले नहीं कर सकता। हमारे सबके पास हमारे कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं। आप देखते हैं तुर्की के पास एक बहुत एडवांस्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपनरी है, वेरी केपेबल मिलिट्री, ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स हैं, सऊदी अरब के पास कैपिटल है। तो एक तरह से एक आइडियल सिचुएशन बनती है। अब ये कितना मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता लगेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो चीजें हम समझते थे कि मुमकिन नहीं है, वो भी अब हमारे सामने आ गई, हो रही हैं। तो हो रही है ना, हमारे आंखों के सामने हो रही है। तो आपको लगता है कि इस तरह का कोई अगर इत्तेहाद बन जाए खित्ते में तो इसराइल से निपटने के लिए वो कारगर साबित होगा? मेरा ख्याल है बनना भी चाहिए। नहीं, आई थिंक 100%। देखिए, इजराइल की क्या पॉलिसी हमेशा रही है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। एक मुल्क को तबाह करो, फिर दूसरे मुल्क को तबाह करो। और आप देखते हैं कि जैसे उनका जो प्लान था शाम में कि एक कुर्द रियासत बना लेंगे, एक हम अलावियों की रियासत बना लेंगे, एक हम दुरूज की रियासत बना लेंगे। आपको याद होगा, अब शायद आपको याद हो या ना हो, कि एक जमाने में पाकिस्तान के भी इस तरह के नक्शे छपते थे कि ये 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो तो नाश्ते में ही ये बात करते हैं ना कि हम तुम्हारे 4 हिस्से कर देंगे, 4 हिस्से कर देंगे। तो ये मंसूबे तो हमेशा होते हैं। ईरान के बारे में भी ये मंसूबा था ना कि ईरान को अगर हम फतेह नहीं कर सके तो हम ईरान को तकसीम कर देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ज़रार खान साहब, जिस तरह का अटैक यूएस ने किया है ईरान के ऊपर, जिस तरह की बाकायदा कैंपेन चलाई गई कि हमारे तुम्हारी मदद को टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए, उनको लगता था अटैकर्स को कि शायद जिस तरह वेनेजुएला में तब्दीली आई है ईरान में भी आ जाएगी। लेकिन इस तरह के अटैक ने ना सिर्फ उनकी कौम को मुत्तहिद किया, बल्कि मेरा ख्याल है रेजिस्टेंस जब ईरान के सामने आई तो मेरा ख्याल है यूएस पर वाजे हो गया कि हर मुल्क वेनेजुएला नहीं होता। 100%, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर मुल्क वेनेजुएला नहीं होता। देखिए, वेनेजुएला उनके बाजू उनके बराबर में है, उनकी जेब में है, लेकिन प्रोजेक्ट पावर ओवर देयर। बेसिकली सदर ट्रंप को एक ख्वाब बेचा गया। नेतन्याहू ने उसको एक ख्वाब बेचा कि सर आप वो अमेरिकन सदर होंगे जिसका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा एज फातेह ईरान। और उनकी अब तो ये चीजें वाज़ेह हैं, मतलब इसमें कई अब रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हम आएंगे शौक ए नौ के साथ, हम इनकी क़ियादत को तबाह कर देंगे। और फिर ईरानी अवाम, जिनको हमने भी मतलब वहां पर इन्होंने भी कई असले वहां पे बांटे, आपको पता है कि कितनी प्रेजेंस है लंबी चौड़ी, आपको पता है अच्छी तरह के मोसाद की कितनी पेनिट्रेशन है ईरान में। तो उनका ख्याल था कि बस अब यहाँ पर एक बहावत आएगी, हम रजा शाह या इस तरह के किसी बंदे को वहां पे बिठा देंगे और ये भी हमारी एक सियोनी रियासत बन जाएगी। पहले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ही वाज़ेह हो गया था कि ऐसे नहीं होने वाला। और फिर ईरान ने जो परफॉर्मेंस दी कि 17 के 17 जो यूएस के बेसिस हैं, वो ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रही है, जनार खड़ो नहीं कह रहा, वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहे। अब आप ये देखें कि एक लिहाज से दिस इज द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। अमेरिका की एंड नहीं है, लेकिन हमने देख लिया है अपनी आंखों में तारीख बनते हुए ना कि एक सुपर पावर, और ये वो सुपर पावर है कि आपको याद होगा कि जब इराक पर हमला हुआ था या जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, 50 ममालिक इनके साथ थे। 50। ज़रार साहब, लेगेसी ऑफ सुपर पावर तो छीन ली गई ना यूएस से। छीन ली गई, उन्होंने अपने हाथों से दी है जी, किसी ने छीनी नहीं है। यही तो मसला है। देखिए, इसमें ना बड़ी मजेदार बातें हैं, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि बंदा जब ब्लफ करना होता है ना, तो अपने ब्लफ को एक्सपोज ना करें। अब मैं आपको एक साल थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। जी। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया, ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। एक तरह से पाकिस्तान का जो ग्राफ, डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल ग्राफ है, वो वहां से ही शुरू होने लगता है, क्योंकि ट्रंप वहां पर बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, वो कहता है कि अच्छा यार, ये पाकिस्तानी तो बड़े तकड़े लोग हैं,
हम तो समझ रहे थे कि हम तो इंडिया को पाल रहे थे कि वो चीन से मुकाबला करें, ये तो पाकिस्तान को नहीं संभाल सके, राइट? तो वहां से आपके फील्ड मार्शल और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप रिकग्नाइज होने लग जाती है। फिर ट्रम्प कहता है यार इनसे तो मैंने मिलना है, और फिर वहां से बात निकलती है, राइट? आप देखिए कि इंडिया का डिप्लोमेटिक ग्राफ कैसे नीचे गया है, बिल्कुल पाकिस्तान का कैसा ऊपर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह गिरा है जी, ठीक है ना? कि एक दिन में 8,000 पॉइंट, और पाकिस्तान का यहां से ग्राफ ऊपर जाता है। अब इससे पहले, ओके, ये तो हम मार्च की बात करते हैं, फरवरी 2025 में अगर आप कोई मेरे से पूछता कि यार अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो क्या होगा, तो मैं कहता यार इतनी बड़ी मईशत, इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा डिफेंस बजट, पता नहीं हमारा क्या होगा। हम तकाबुल ही नहीं कर सकते थे, कोई मुआवजा नहीं कर सकते थे ना। तो पॉइंट है कि एक खौफ था, क्योंकि मैं पता था कि यार बंदे के पास एक सोटी है, वो सोटी। ज़रार साहब, लेट मी ऐड आप ही के अल्फाज कि ये इम्पॉसिबल चीज थी जिसे हमने पॉसिबल कर दिया, तो नामुमकिनात होते हैं। हाँ, हम अनहोनी को होनी कर दिया, ये वाली बात हो गई। तो पॉइंट है कि वहां पर भी भारत ने अपने आप को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया, ठीक है? नहीं तो उनके लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरे लिए बुरा जा रहा था। बिल्कुल उसी तरह इस जंग में अमेरिका और इजराइल ने अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर दी हैं, एंड बिलीव मी द वर्ल्ड इज वॉचिंग, दुनिया ये देख। ज़रार साहब, कतक लाने की माजरत, अभी मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले ही इसराइल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इसराइल के अपने बासी मोर देन 60% वो कह रहे हैं कि ईरान इस जंग का फातेह है, इसराइल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसराइल में इस वक्त एक सियासी क्राइसिस, एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस का शिकार है वो, क्योंकि नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा, अगर मैं आसान अल्फाज में, जो उनको जो मंजन दे चाहिए, वो क्या है कि हमारे सामने कोई सर नहीं उठा सकता, वी आर अ सुपर पावर, वी आर द चोजन पीपल, ये हमारी तकदीर है। और एकदम आप देख सकते हैं कि 3 जंगें लड़ी इन लोगों ने ना, गजा में, लेबनान में और ईरान पर। तीनों का क्या रिजल्ट आया है? ईरान का तो हमारे सामने है, ठीक है? लेबनान में वो अब स्टेलमेट की सूरत में पहुंच गए। उनका ख्याल था कि नहीं, हमने हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया है, हमने हिजबुल्लाह की क़यादत को तबाह कर दिया है, हमने वो पेजर हमले किए हैं, अब बस ये गिर जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने ना सिर्फ अडेप्ट किया है, बल्कि ड्रोन्स और ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के जरिए इजराइल को पिन डाउन किया हुआ है। हर दूसरे दिन खबर आती है 4 इजरायली फौजी, 5 इजरायली फौजी। माना कि इसके बदले में वो हजारों लेबनानी शहरियों को कत्ल कर देते हैं, वो गुस्से में आके बैरूत पर बमबारी करते हैं। अच्छा, इसमें जानी नुकसान होता है, इसमें माली नुकसान होता है, लेकिन क्या हिजबुल्लाह के ऑपरेशन इससे मुतासिर होंगे स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली? नहीं नहीं। तीसरा रहा गजा, ठीक है, एक छोटा सा खिता जिस पर आपने दुनिया जहान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जहां पर आपने नस्ल कुशी की है, तो क्या गजा मिट गया है? नहीं। बल्कि अक्टूबर 7, 2023, देखिए कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आपको बाद में लगता है कि ये वो तारीख थी जब पूरी हिस्ट्री का जो पैटर्न है ना, वो मुड़ गया है। इन्हें कहते हैं पिवट्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे जिस दिन सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, उससे 2 महीने पहले अगर आप किसी से कहते कि यार आपको पता है कि 2 महीनों में यूएसएसआर नहीं होगा, वो कहते कि आप पागल हो, आपको भर्ती करें किसी अस्पताल में। ये राइट। सो दिस अक्टूबर 7, 2023 ये एक और पिवट ऑफ हिस्ट्री था, और अपनी जो खून की कुर्बानी दी है फलस्तीनी अवाम ने, अपनी जानों की जो कुर्बानी दी है, उसका रिजल्ट आप यहां देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल का नाम दुनिया भर में एक गाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूसी, अब आप देखिए, मैं पिछले रोज ही मैं देख रहा था कि यूएस में जो ओपिनियन पोल है, अब हम जानते हैं कि अमेरिका नहीं है तो इजराइल नहीं है, राइट? जैसे कि जेडी वैंस ने भी कहा कि भाई 80% हथियार तो हमारे से आते हैं, तुम लोग हो कौन बोलने वाले, राइट? हम देख रहे हैं कि यूएस में पब्लिक ओपिनियन को आप देखिए, 2022 में अगर 60% यूएस अडल्ट मेल 18 साल की उम्र से जायद जो हैं वो इजराइल के हक में थे, अब वो 60% इजराइल के मुखालिफ हो गए हैं। ये सिर्फ 3 सालों में हुआ है जी, 3 सालों में। और जहां तक जेन जी की बात आई, आप लेटेस्ट पोल देखें प्यू रिसर्च का, 75% ऑफ जेन जी इज एंटी इजराइल। अच्छा, अब ये जो पुरानी पौध है अमेरिकन सियासतदानों की, जिसमें मैं जो बाइडेन को शामिल करता हूं, जिसमें मैं लिंडजी ग्रेहम और ये जो सारे लोग हैं,
ये कितनी देर जिंदा रहेंगे, कितने साल जिंदा A few रहेंगे, years. 5 साल 10 साल, फ्यू इयर्स। आना किन्होंने है? आना फिर ममदानी टाइप्स ने है ना, आना फिर एओसी ने है, इलान उमर, मतलब ऐसा मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि बस 5 सालों में इनके तरके ताल्लुकात हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ग्रेजुअली इजराइल चेंज की का बात कर रहे हैं कि चेंज तो आएगा ही। चेंज आएगा और ग्रेजुअली से मेरा ख्याल है शायद ज्यादा तेज आए। अगेन वही बात हुई ना कि हमें आने वाले कल का कुछ नहीं पता जी। ठीक। ये मतलब जब लोग बहुत दावे से कहते हैं ना कि मैं आपको बताता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ये होने वाला है, यार आधे वक्त तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें रात का खाना नसीब होगा या नहीं होगा। Exactly, तो exactly. इतनी लंबी प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ट्रेंड देख सकते हैं, हम कुछ चीजों को अनफोल्ड होते हुए देख सकते हैं। और एक चीज तो वाजह है कि इजराइल का ग्राफ डाउन जा रहा है। मैं बस एक आखिरी बात करूंगा यहाँ पर जी। कि इसीलिए नेतन्याहू इतना डेस्परेट था कि यार ये मेरा आखिरी मौका है, जी। क्योंकि उसको पता है कि इस सदारत के बाद जब भी डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं 2 साल बाद, जब भी दोबारा तो वो मौका नहीं मिलने वाला। नहीं, क्योंकि वो जो 100% कंसेंसस था ना कि नहीं, इजराइल के खिलाफ बात करना तो कुफर है, यही है ना अमेरिकन सियासत में। अब आप देख रहे हैं लोग खुल के बात कर रहे हैं और उनको सपोर्ट मिल रही है, जी। तो इन अनदर 10 years ये चीज मुकम्मल तौर पर पलट जाएगी और इजराइल hundreds of millions of dollars फेंक रहा है प्रोपेगेंडा में, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में, एआई को कंट्रोल करने में, और इनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित होंगी, क्योंकि फितरत का मसला है। ये वो बिच्छू है जिसकी फितरत में है डसना। दम मान। ठीक है। वज़रार कोड़ो साहब ने बहुत मुफस्सिल इस पर तज्जिया भी दिया और आने वाले कुछ सालों में तब्दीली किस तरह से मुमकिन हो पाएगी अपनी राय इस पर पेश की। बहुत शुक्रिया।